नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलडोजर पर मचे सियासी घमासान के बीच बिहार में भी यूपी मॉडल की तर्ज पर कानून से खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर चल पड़ा है। आज राजधानी पटना में अतिक्रमण के चलते कई मकानों को तोड़ा गया तो छपरा में हत्या के फरार 2 आरोपियों के घरों को ढा दिया गया। अब बुलडोजर को लेकर सियासी वार और पलटवार तेज हो गया है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अप्रैल में 5-6 तारीख के बाद आप अप्रैल महीने में कम से कम 1000 अतिक्रमण खाली किए जाएंगे। बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय का ये बयान 25 मार्च का है, जब उन्होंने बिहार को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही थी। मंत्री जी के ऐलान के ठीक मुताबिक अप्रैल महीने की शुरुआत में बिहार में चल पड़ा है बुलडोजर, चाहे राजधानी पटना हो या छपरा। ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां बिहार विद्यापीठ इलाके में अवैध मकानों और दुकानों पर प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर चलाया। हालांकि इस दौरान मीडिया को कवरेज से रोकने की कोशिश भी की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोग प्रशासन की टीम से उलझ पड़े, बहस भी हुई और न्यूज 18 के कैमरे पर भड़ास भी निकाली गई। आरोप है 24 घंटे पहले तक नोटिस नहीं दी गई। ये मौलाना साहब की जमीन है, मौलाना मुजलक साहब की। इसमें जबरदस्ती विद्यापीठ द्वारा जो इसको धांधली के द्वारा खाली कराया जा रहा है। अब ये तस्वीर छपरा की है, जहां यूपी सरकार की तर्ज पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। छपरा के डोरीगंज इलाके में हत्या के फरार आरोपियों के घर को स्थानीय पुलिस ने बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। आरोपी पुलिस की चेतावनी के बाद भी सरेंडर नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। विधिवत जो है न्यायालय से वारंट निकलने के बाद इश्तेहार छिपवाया गया, उसके बाद भी वो सरेंडर नहीं किया और गिरफ्तार भी नहीं हुआ। उसके बाद जो चल असल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई है उसको की गई है। वैसे कानून तोड़ने वाले अतिक्रमणकारियों और अपराधियों के खिलाफ यूपी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर के इस्तेमाल पर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं, तो जेडीयू इससे सहमत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं अपराधियों पर सख्ती बरतने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से अपराध नियंत्रण उत्तर प्रदेश में हुआ है, स्वाभाविक रूप से उस रास्ते को बिहार में भी अपनाना पड़ेगा। बुलडोजर तो हर अपराधी के घर पर चलना ही चाहिए। जो अपराधी अपराध करके अपने को समझता है कि हम फ्री हो गए, उन पर तो नकेल कसा ही जाना चाहिए। अपराधी एक परिवार में कोई व्यक्ति हो सकता है, अब उस घर में अगर 10 लोग हैं तो पूरे घर को बिल्कुल बुलडोजर से ढा देना, यह हमको लगता है कि कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता होगा और होना भी नहीं चाहिए। वैसे बिहार की सियासत में योगी मॉडल को लेकर मचे घमासान के बीच अवैध अतिक्रमण और अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसने सियासत की कड़ाही को तो गर्म किया ही है। क्राइम कंट्रोल पर बिहार में बुलडोजर को सियासी हथकंडे के तौर पर भी देखने की कोशिश की जा रही है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष और पटना से संजय और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए कि आखिर क्यों गरमाया है बुलडोजर मॉडल। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बुलडोजर मॉडल अपनाया है। अवैध कब्जा करने वालों और अपराधियों के ठिकानों पर यही बुलडोजर चलाया जा रहा है और बिहार में भी बुलडोजर की शुरुआत अब सरकार की तरफ से कर दी गई है। सरकार ने कड़ा संदेश देने की कोशिश अब इसके जरिए शुरू की है, जिसमें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी मॉडल को लाने की मांग तक बीजेपी ने सहयोगी जेडीयू को अब असमंजस में डाल दिया है। जैसे ही ये मांग बीजेपी की तरफ से की गई, जेडीयू जरूर इसे लेकर असमंजस की स्थिति में है और इसीलिए जेडीयू का रुख इसे लेकर बीजेपी से अलग नजर आता है। लेकिन इस अलग रुख के बावजूद ये मॉडल इस वक्त चर्चाओं में और बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर रहा है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। वैसे तो मुख्य मुकाबला एनडीए और आरजेडी के बीच ही है, लेकिन महिला वोटर्स की बढ़ी संख्या मतदान को बेहद रोचक बना सकती है। सभी पार्टियों की ओर से जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं।
बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सोमवार को मतदान होने जा रहा है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। 24 सीटों के लिए हो रहे एमएलसी चुनाव में कुल 534 बूथ बनाए गए हैं। राज्य के कुल 1,32,116 मतदाता 185 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। विधान परिषद चुनाव में पुरुषों से अधिक महिला मतदाता हैं। 69,360 महिला मतदाता जबकि 62,747 पुरुष मतदाता हैं। यह चुनाव आम चुनाव से अलग होता है। बावजूद इसके बिहार की तमाम सियासी पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। विधान परिषद के सदस्य को चुनने में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वजह से तमाम दलों ने उन्हें अपने पाले में रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इस चुनाव में एमपी एमएलए से लेकर पंचायत प्रतिनिधि वोटिंग करते हैं और इस वजह से ये चुनाव बाकी आम चुनाव से अलग माना जाता है। इस चुनाव के परिणाम से सरकार बनने और बिगड़ने का कोई खतरा तो नहीं होता है, लेकिन इस बार मुकाबला एनडीए और राजद में सीधी सीधी है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई आरजेडी और एनडीए के बीच में है। 24 सीटों पर होने वाले चुनाव परिणाम के बाद बिहार की सियासत भी गरमाने के पूरे आसार हैं। जिन 24 सीटों के लिए एमएलसी प्रत्याशियों को चुना जाना है, वहां तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी के साथ ही आरजेडी ने भी अपने प्रत्याशियों के लिए जीतोड़ मेहनत की है। कई स्टार नेताओं ने इलाकों का दौरा कर पंचायत प्रतिनिधियों तक पहुंचने की कोशिश की है। ऐसे में अब सभी की नजरें सोमवार के मतदान पर टिक गई हैं। नतीजे 7 अप्रैल को आएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब इस खबर को जरा समझ लेते हैं। दरअसल बिहार विधानमंडल के ऊपरी सदन की 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है। सत्तारूढ़ एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई और इसीलिए पूरी ताकत इस चुनाव को लेकर झोंकी जा रही है। विरोधी आरजेडी की साख भी इस चुनाव पर कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। यह चुनाव आम चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। आम मतदाता इसमें वोट नहीं करते हैं, लेकिन वोट करने वाले जो लोग हैं वो एमएलए, एमएलसी और पंचायत प्रतिनिधि हैं और यही एमएलसी प्रत्याशी का चुनाव करते हैं। और इसीलिए इस चुनाव के साथ सरकार बनने या बिगड़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन सियासत में हर जीत मायने रखती है और इसीलिए तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है। आजकल जेएमएम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। शनिवार को स्टीफन मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन पर जमकर निशाना साधा तो रविवार को लोबिन ने पलटवार किया और ऐसे में सवाल यही है कि क्या जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं है। जेएमएम में वार पलटवार, नेताओं में जुबानी जंग तेज। क्या जेएमएम में सब ठीक नहीं है? और बार बार लोग बोल रहा है कि बीजेपी के साथ में साठगांठ है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है और बिल्कुल एकदम ये सही बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। सुना आपने, झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम को। लोबिन हेम्ब्रम ने सीधे सीधे पार्टी को चैलेंज कर दिया कि वो किसी तरह की कार्रवाई से नहीं डरते। पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पार्टी समझती है कि कार्रवाई करेंगे तो कार्रवाई करें। हम पर कार्रवाई करेंगे तो हम देखेंगे क्या कार्रवाई करेगा हम पर, क्या कार्रवाई करेगी पार्टी हम पर। अगर कार्रवाई करेगा ज्यादा से ज्यादा टिकट नहीं देगा, कोई बात नहीं है। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय नीति को लेकर अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रखा है, जिसको लेकर शनिवार को जेएमएम नेता स्टीफन मरांडी ने लोबिन हेम्ब्रम पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाते हुए लोबिन हेम्ब्रम को इमेच्योर बताया था। मीटिंग में भाषण में बोला हो कि हमको आसन से नहीं बोलने दे, तो ये सब इमेच्योर दिमाग क्या पैदाइश है खतियाने का। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उसका खतियाने का मतलब क्या है। खतियाने गुरुजी भी बोलते थे, लेकिन खतियाने किस तरह से किया जाएगा ये सबसे बड़ी बात है। खतियाने एक जगह नहीं हुआ है, केवल 1932 में नहीं हुआ, 2005 तक हुआ। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया।
साथ में ये भी कह दिया कि हेमंत सोरेन तो खुद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। और मैं बता रहा हूँ, यही हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ में सरकार बनाया था और उस समय भी हमने विरोध किया था। हमने कहा था कि कांग्रेस के साथ में सरकार बनाएंगे। हम लोग दिल्ली गए थे कुछ आदमी और फिर वहां से लौट के आए, तब तक ये बीजेपी की सरकार बनाए। बीजेपी से किसकी नजदीकी है और किसकी दूरी, ये तो बाद की बात है, लेकिन जिस तरह से जेएमएम के वार पलटवार हो रहे हैं, जेएमएम की सेहत के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। दरअसल स्थानीय नीति को लेकर लोबिन हेम्ब्रम की सोच सरकार से अलग है, उससे अलग और इतर उनकी सोच इस वक्त स्थानीय नीति को लेकर साफ जाहिर हो रही है। स्टीफन मरांडी ने लोबिन पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया है। लोबिन किसी भी तरह की कार्रवाई की सीधी चुनौती अब पार्टी आला कमान को दे रहे हैं। सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है। ऐसे में लोबिन के पैतरे से जेएमएम की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है और जेएमएम इसे कहीं ना कहीं उनकी ही सोच बताकर इससे अलग अपनी राय रखती हुई नजर आ रही है। रुक करेंगे दूसरी खबर का, तो कटिहार के पास ट्रक लदे जहाज के पलटने के एक हफ्ते के बाद गंगा से 4 ट्रकों को निकाला गया है, साथ ही 2 शव भी बरामद किए गए हैं। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच अब भी जारी है। झारखंड के साहिबगंज से कटिहार के मनिहारी गंगा घाट के बीच कुछ दिन पहले हुए जहाज हादसे में डूब गए ट्रकों को आखिरकार बाहर निकाला गया है। मालवाहक जहाज पलटने के लगभग 1 सप्ताह के बाद गंगा नदी से 4 ट्रक और 2 शवों को बाहर निकाला जा सका है। एनडीआरएफ की मदद से कटिहार में गंगा नदी के घाटों पर इन ट्रक और शवों को बाहर निकाला गया। जैसे ही गंगा में डूबे इन ट्रकों को बाहर निकाला गया तो अधिकारियों की लापरवाही की तस्वीर भी सामने आ गई, क्योंकि गंगा नदी से निकाले गए एक ट्रक का टायर फटा पड़ा दिखा और अंदाजा लगाया जा सकता है कि मालवाहक जहाज में ट्रक का टायर फटने से जहाज पर लदे ट्रक गंगा नदी में पलट गए थे। लापरवाही ये भी सामने आई है कि तमाम ट्रकों पर ओवरलोड चिप्स लोड थे। कुछ अधिकारियों की वजह से ट्रकों पर ओवरलोड किया जाता है। दरअसल झारखंड के साहिबगंज के बिहार के कटिहार की तरफ मालवाहक जहाजों से स्टोन चिप्स भेजा जाता है। चेकिंग पॉइंट बनाने से इस तरह के हादसों पर लगाम लगाए जा सकते हैं। और ऐसे में खबर तो समझिए। दरअसल पानी जहाज पर स्टोन लदे 15 ट्रक झारखंड से बिहार जा रहे थे। एक ट्रक का चक्का ब्लास्ट करने से बाकी के ट्रक नदी में गिर गए थे। चर्चा यह भी थी कि हादसा झारखंड के इलाके में हुआ, लेकिन अब मनिहारी इलाके से ट्रक को बाहर निकाला गया है और इससे तस्वीर साफ है कि हादसा कटिहार में ही हुआ। साथ ही ओवरलोडिंग के लिए प्रशासन की लापरवाही भी अब इन तस्वीरों के सामने आने से, जिनमें 4 ट्रकों को बाहर निकाला गया है, उसका खुलासा भी पूरी तरह से हो चुका है। बात पाकिस्तान की, जहां पर सियासी घमासान अब संसद से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले में सुनवाई करने वाला है। इससे पहले इमरान सरकार को गिराने का मंसूबा पाले बैठे विपक्ष को दोहरा झटका लगा। एक तरफ डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को जहां खारिज कर दिया, वहीं इमरान खान ने संसद भंग करवाकर विपक्ष को आम चुनाव की एक नई चुनौती दे दी है। ऑपरेशन है जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूं। इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, पाकिस्तानी संसद भंग, 90 दिन में आम चुनाव। इमरान से हार के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव को इमरान सरकार ने विदेशी साजिश करार दिया और इसे अनुच्छेद 5 के खिलाफ बताया। सरकार की दलील पर संसद के डिप्टी स्पीकर ने भी प्रस्ताव को देश विरोधी बताकर खारिज कर दिया। एक तरफ संसद में इमरान खान के खिलाफ
प्रस्ताव खारिज हुआ तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश कर दी। इस बात की जानकारी इमरान ने खुद देश को संबोधित करते हुए दी। प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। इमरान खान की सिफारिश के आधे घंटे के भीतर ही राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद भंग कर दी, जिसके बाद इमरान खान अब पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम बन गए हैं। नियमों के तहत अब पाकिस्तान में अगले 90 दिनों के भीतर चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर भी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने विपक्ष को चुनौती दी है। भाई आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कभी मुल्क, कभी जो अपना पाकिस्तान के जो अवाम है, अगर आप एक सही सियासी जमात हैं तो आप क्यों इस खौफ का शिकार होंगे कि हमें जो है वो अवाम से डर लगता है? अगर आप इतने शेर के बच्चे हैं तो आप आए इलेक्शन लड़ें, हम आपको कह रहे हैं इलेक्शन लड़ें। इधर अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच भी गठित कर दी है जो इस मामले में सुनवाई कर रही है। हालांकि इमरान खान की पार्टी की दलील है कि डिप्टी स्पीकर के फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। का जो फैसला है स्पीकर का वो हतमी है, उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता और हमारी नजर के में अब पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो आगे चला गया है। इमरान की पार्टी के साथ ही अब पूरे विपक्ष की नजरें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां से डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला आना है। इस पूरे मामले में फिलहाल पाकिस्तानी सेना अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब खबर तो समझिए। दरअसल इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही खारिज कर दिया गया। इमरान खान की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया। पाकिस्तान में अगले आम चुनाव 90 दिन के अंदर हो जाएंगे। इमरान के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया है। पाकिस्तान के अस्तित्व में आए 75 साल में आधे से ज्यादा अगर शासन की बात की जाए तो यह शासन सेना ने किया है और अब आम चुनाव को लेकर के एक बार फिर से सरगर्मी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई 90 दिनों के भीतर जरूर नजर आएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। हालांकि उससे पहले इंतजार करना होगा। सरहुल पर्व को लेकर पुलिस राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव करती नजर आई। सरहुल पर्व के मद्देनजर 3 अप्रैल की रात्रि से ही भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। वहीं रांची के मेन रोड में भी 4 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के बाद किसी भी तरह के वाहन के आवागमन बंद कर दिए गए हैं। सरहुल पर्व पर शोभा यात्रा निकालने की परंपरा है। आदिवासी समाज के लोग नाचते गाते शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, यानी रांची की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इसे देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव किया है। सरहुल को लेकर के जहां तक जो राज्य सरकारी गाइडलाइन है उसको लेकर के भीड़ की संभावना जो भी है उस पे हम लोग देखते हुए ट्रैफिक का जो प्लान है वो हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो भी मालवाहक गाड़ियां हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनको हम लोग आउटर रिंग रोड पे ही उन लोगों को डिवर्ट कर देंगे। जैसे कि जो भी हमारे गाड़ियां जो है तिलता चौक की तरफ आएंगी उनको वहीं से रिंग रोड की तरफ भेज दिया जाएगा। नामकुम की तरफ से जो भी गाड़ियां आएंगी वो टाटी सिलवे होते हुए जो है वो हजारीबाग की तरफ प्रस्थान कर सकेंगी। सरहुल की शोभा यात्रा कांके रोड, रातू रोड, बोडिया रोड होते हुए स्टेडियम चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक से मेन रोड, सुजाता चौक होते हुए सीरम टोली होते हुए सरना स्थल तक जाती है। ऐसे में अगर आप रांची में रहते हैं तो जुलूस के दौरान इन रास्तों पर जाने से बचें। एसएसपी आवास चौक से रेडियम चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, काली मंदिर चौक, सुजाता चौक,
मुंडा चौक से सीरम टोली सरना स्थल तक किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। कचहरी के एसबीआई के पास रेडियम चौक तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सर्कुलर रोड से आने वाले वाहन जेल चौक तक ही पहुंच सकेंगे। राजेंद्र चौक से ओवरब्रिज सुजाता चौक की ओर किसी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। कांटा टोली से बहु बाजार की ओर आने वाली वाहनों का परिचालन बहु बाजार तक ही होगा। बहु बाजार से मुंडा चौक सरना स्थल तक वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। तो अगर सरहुल के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो इन रास्तों से होकर न जाएं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।